हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसएसटी का टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है आपको बताना है। दोस्तों हमारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस को पढ़ते पढ़ते आपको आंसर कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम तुरंत आंसर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, या फिर शिलालेखों का अध्ययन, या महाकाव्यों का अध्ययन, या फिर भूगोल का अध्ययन। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, तो आप सभी बताइए, आंसर कीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी बी आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो अपवाह तंत्र का निर्माण जो है सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो मिस्री सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो किसने किया था आप लोग बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही अपवाह तंत्र का निर्माण जो है सबसे पहले किया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बौद्धों के लिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये बताना है कि किस शासक ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो महिपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने, या फिर धर्मपाल ने। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। तो धर्मपाल ने ही बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है कि मंदिर का सबसे लंबा गलियारा, ठीक है। तो मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है। तो श्रीरंगम में है, मदुरई, या फिर तिरुचेंदूर में है, या फिर रामेश्वरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग को बताइए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, ठीक है। कहाँ है, तो रामेश्वरम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। जी हाँ, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे आपको बताना है। तो ब्रिटेन और चीन के बीच, ब्रिटेन और भारत के बीच, ब्रिटेन और भारत और चीन के बीच, ब्रिटेन और जापान के बीच। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाए आप लोग बताइए। ब्रिटेन, चीन, ब्रिटेन, भारत, भारत और चीन, भारत, ब्रिटेन और जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन और चीन के बीच जो है अफीम युद्ध लड़ा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है क्रीमियन युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध, तो क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट सेशन है। तो क्रीमियन क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, रूस और टर्की के बीच, फ्रांस और टर्की के बीच, ब्रिटेन और टर्की के बीच। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग एकदम फटाफट आंसर कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रूस और टर्की के बीच, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहता है कि इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था। जी हाँ, तो इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री आपको बताना है कि कौन था, ठीक है। तो ऑलिवर क्रॉमवेल था, बेंजामिन डिज़रायली था, रॉबर्ट वालपोल था, या फिर ग्लैडस्टोन था, ठीक है। तो इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रॉबर्ट वालपोल, बहुत बढ़िया। तो जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, ठीक है। तो भारतीय तिरंगे का पहली बार जो जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था वो कहाँ किया था, ठीक है, और कब किया था ये आपको बताना है। तो इसमें है 1947 में लाल किले के प्राचीर से, बी में है 1929 में लाहौर में रावी के तट पे, या फिर जब भारत 1950 में प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया, और डी में है जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। तो कब हुआ था यह बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा है
कि ब्रह्म समाज का संस्थापक था, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। दोस्तों आप लोग जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो बताइए कि ब्रह्म समाज का संस्थापक था, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो फर्स्ट में है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजा राम मोहन रॉय। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था। तो यहाँ पे बताना है कि क्या सत्य नहीं था, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सत्य है, बल्कि एक ऑप्शन, जबकि एक ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ पे पढ़िए, उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया। बी में है यह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। सी में है यह अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे। डी में है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। तो इसमें कौन सा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, यह नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ 3 करेक्ट है। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया था, वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, 1813 में, 1833 में, 1835 में या फिर 1844 में। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो 1835 में। ठीक है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 1835 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहता है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय को सौंपा गया है, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालयों को, या फिर उपर्युक्त ए बी दोनों को। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी करना है, हमारे पढ़ते पढ़ते आपको आंसर कर देना है। ठीक है, जितने भी देख रहे हैं प्लीज़ एक बार सभी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर। ठीक है, उपर्युक्त ए और बी दोनों होगा, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है कि समाजवादी चिंतक, ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। तो जो समाजवादी चिंतक होते हैं, तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस है, ठीक है, तो वो किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने का वकालत करते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या फिर विधि क्षेत्र में। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाए, आप लोग बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में अगर समानता आएगा तो जो गरीबी अमीरी इस तरह का जो सामाजिक द्वेष है ये सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो संविधान का हृदय और आत्मा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहता है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, जो अभी जस्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया है। तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा है, तो अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35 में। तो आप लोग आंसर इसका बहुत जल्दी जल्दी कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में इसके बारे में दिया गया है, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जिनका सी है बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का आधार है। तो क्या है, तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, तो 2, 3 या फिर 5 या 6। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा
5। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? तो 5 प्रकार की। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे जो आपको गिवन है, तो इसमें से किसमें जो है साझा उच्च न्यायालय है आपको बताना है। तो फर्स्ट में है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, बी में है गुजरात व उड़ीसा, सी में है महाराष्ट्र व गोवा, और डी में है मध्य प्रदेश व राजस्थान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र व गोवा। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, ठीक है, या फिर चयन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियुक्ति के द्वारा। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति प्रक्रिया से बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो पहला है सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, बी है केंद्र राज्य संबंध, और सी में है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, या फिर कावेरी विवाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहता है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या फिर न्याय मंत्री को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री का। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कीजिएगा, और एक बार दोस्तों सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है? ठीक है, एस्चुरी क्या होता है कि जो नदी और समुद्र होता है उसके बीच का एक एक बड़ा ही वाटर का एरिया का एक लिंकअप होता है। ठीक है, तो यही हमारा एस्चुरी कहलाता है। ठीक है, ये मान लीजिए नदी है, ये समुद्र है, और इसके बीच का ये क्या है? लिंकिंग पार्ट है, तो ये एस्चुरी कहलाता है। तो कभी कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ज्वार नदमुख बनाती है? तो नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, या फिर महानदी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ए नंबर, नर्मदा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताइए जल्दी से। तो महानदी के किनारे है, ताप्ती के किनारे है, कृष्णा, या फिर गोदावरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, डी। ठीक है, तो नासिक जो है गोदावरी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर क्या स्थित है? कौन सा नगर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, या फिर कर्णप्रयाग। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, बी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? ठीक है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के साथ है किस देश की है? तो बांग्लादेश, भूटान, चीन, या फिर पाकिस्तान। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, यानी कि भारत के साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपको बताना है। तो श्रीलंका है, ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है, या फिर सुमात्रा है। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आप बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, तो श्रीलंका होगा, ग्रीनलैंड होगा, न्यू गिनी होगा, या फिर सुमात्रा होगा। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि बी जो है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहता है कि अमेजनी वन एक प्रकार का है। तो अमेजनी वन जो है एक प्रकार का क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, शीतोष्ण वर्षा वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है, या फिर उष्णकटिबंधीय मौसमी वन है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सॉरी, ये वही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, या फिर हिमालय क्षेत्र, या फिर थार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत में जो है किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो किस क्षेत्र में है आपको बताना है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, छोटा नागपुर का पठार, तो जिनका बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम है। तो अधिकतम राज्यों के साथ जो सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान। क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए नंबर। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, ये बात तो पता है। कौन कौन सा? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो दिल्ली है। ठीक है, तो चलिए अब अगला इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये लास्ट प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो पहले में है अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, या फिर राष्ट्रपति सरकार। तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरदायी सरकार। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।